नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आज जो है हम आपको जनरल साइंस का जो है भाई कुछ टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम जो है, अब आपके जो आने वाले एग्जाम है HSSC डी ग्रुप जो है वो एक सबसे बड़ा वेटेज है आपके पास भाई, क्योंकि 10 से 15 नंबर का जो क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस दोनों मिला के लगभग 15 नंबर के मार्क्स जो है वो लगभग नॉर्मली रहेगा। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं रहेगा। हाँ, इसमें से जनरल साइंस जो है वो कम से कम आपकी 11 नंबर या 12 नंबर की रहने वाली है। बाकी 3 से 4 नंबर का जो है वो कंप्यूटर साइंस रहेगा, 3 से 4% में। तो आपको पढ़ने की अब सख्त आवश्यकता ये पड़ेगी, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को भाई आप छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मार्क्स को अप करवाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैथ्स, जीके वगैरह, हरियाणा जीके आप कॉमनली सभी पढ़ रहे हैं। एक चीज और, अभी हाल ही में फिलहाल क्या है, रेलवे जो एनटीपीसी है, ठीक है, उसके जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो गए हैं एग्जाम के लिए। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी एक प्रेरणा है कि ना, सॉरी, रिक्वेस्ट है कि भाई इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा आप और ज्यादा गहन अध्ययन करें, क्योंकि अगर आप इनको स्टडी नहीं करोगे ना तो ये आपके मार्क्स को डिक्रीज ही करेंगे। और इतना कुछ ज्यादा इनमें है नहीं, अगर थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं तो 1 आध घंटे भी अगर आप कवर कर लोगे तो आसानी से इसको कर लोगे कवर। तो सबसे पहले जो है आज अपना जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। यानी कि ये जो टॉपिक है अपने पास केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री जो है भाई ये एक अपने पास पूरी की पूरी एक बुक होती है, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। पोर्शन किसका होता है? साइंस का ही पोर्शन होता है। आधुनिक समय में यानी कि आज के समय में केमिस्ट्री के नाम से यानी कि रासायनिक विज्ञान के नाम से हम इसको जानते हैं, रासायनिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन पुराने समय में यानी कि लगभग ये लगा लो कि बहुत ही लगभग 1800-1700 ईस्वी के अंदर जो है केमिस्ट्री को कोई भी व्यक्ति जो है जिस नाम से जानते थे तो वो किसके नाम से जानते थे भाई? एल्कीमी के नाम से जानते थे, एल्कीमी के नाम से, एल्कीमी, ठीक है, एल्कीमी। लेकिन उसके बाद एंटोनी एल लुइजियर आए, एंटोनी एल लुइजियर, एल लुइजियर, ये वैज्ञानिक आए और इन वैज्ञानिक ने आके कहा कि जो केमिस्ट्री है भाई, ठीक है, यानी कि जिसको आप एल्कीमी बोलते हैं वो क्या है? केमिस्ट्री है, यानी कि रसायन विज्ञान ही है। एंटोनी एल लुइजियर के द्वारा बताया गया कि भाई ये जो है आप इसको केमिस्ट्री के नाम से बोल सकते हैं, या फिर इस विषय को आप केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे आगे। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमारी टिकी किस पे हुई? तो वो किस पे टिकी हुई है? वो हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या? आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। यानी कि ये जो केमिस्ट्री जो बुक है वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? हमारी पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? पीरियोडिक टेबल। मैटर जो भी होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह जो भी उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो भाई वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? हमारे पास एक केमिस्ट्री है, स्टडी करना मैटर्स की, ठीक है। दूसरी चीज जो पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास, ठीक है, सभी ने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, आपने भी पढ़ा होगा। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, हेलिना में कीरब से पर्याग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स बोला जाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है, जिसके अंदर हमें क्या देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटल में काउंट होता है, यानी कि धातु के अंदर, कौन सा नॉन मेटल में यानी कि धातु के अंदर, और कौन सा जो एलिमेंट बच गया वो उप धातु के अंदर काउंट होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो टॉपिक है अपना भाई वो यही है कि टोटल जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें यानी कि आवर्त सारणी के अंदर जो है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है? आवर्त सारणी का मतलब होता है जहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को स्थित कर दिया, यानी कि उनको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है उनको जोड़ दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके सिंबल के हिसाब से उनको जोड़ दिया गया, एक टेबल के अंदर बना दिया गया सारे के सारे। तो पीरियोडिक टेबल जो है भाई उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि भाई आवर्त सारणी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके कुल कितने प्रकार होते हैं,
तो भाई कितने प्रकार होते हैं एलिमेंट्स के? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक है, अगर पूछे कि कौन कौन से होते हैं तो सभी को पता है, धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 इसके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। लेकिन काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी के अंदर कुल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो भाई कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, 118 होते हैं। कितने होते हैं? 118। अब काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धातु की संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है, यानी कि आवर्त सारणी में धातु की संख्या भाई। तो संख्या अगर कभी भी पूछ लेना आपसे तो आपको बतानी है 93। धातु का मतलब होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। ठीक है, क्लियर? धातु का मतलब क्या होता है? मेटल। यानी कि अपने पास जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तीनों प्रकार में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो वो धातु की होती है आवर्त सारणी में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, और ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए धातु, अधातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट आंसर बताना है धातु, क्योंकि 93 अकेली जो है, अकेली धातुओं की संख्या होती है आवर्त सारणी में। वो कितनी होती है? 93। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि धातु के अलावा जो है उपधातु की संख्या कितनी होती है, उपधातु को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। ना सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। क्योंकि हिंदी के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया, उपधातु जो है ये एक हिंदी का शब्द होता है, जिसको मेटलॉइड को अगर पूछे कि मेटलॉइड को हिंदी में क्या कहेंगे, तो उपधातु भाई। ठीक है, अगर संख्या पूछे इसकी तो कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई धातु की बजाय ना, जैसे धातु जो है वो 93 है। ठीक है, अधातु अगर आपसे पूछे तो भाई 93 के अलावा 7 ये होगी, बच कितनी गई? 18। क्योंकि 7 कितनी होती है? उपधातु। और 93 कितनी होगी? धातु। 93 और 7 भाई कितने हो गए? 100। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने अपने पास? 118। 118 में बच कितने गए? 100 तो यहाँ पूरे हो गए, क्योंकि धातु के कितने हैं? 93 के, और उपधातु के कितने हैं? 7 के। तो यहाँ पे बच कितने गए? 18। तो 18 होते हैं अधातु। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी के अंदर अधातु की संख्या कितनी होती है, तो भाई आवर्त सारणी के अंदर जो अधातु है उसकी संख्या होती है 18। और अगर पूछ ले आपसे कि उपधातु की संख्या कितनी होती है, तो होती है 7। और अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि धातु की संख्या कितनी होती है, तो 93 कितनी होती है? 93। और अगर टोटल पूछ ले कि आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 118। ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि आवर्त सारणी जो होती है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स अगर आपसे पूछे तो 118 होंगे। एंटोनी एल लुइजियर जो है उसको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, गॉडफादर कहा जाता है, एंटोनी एल लुइजियर। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एंटोनी एल लुइजियर जो है भाई रासायनिक विज्ञान के अंदर उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी चीज जो है, केमिस्ट्री जो शब्द है, यानी कि जो ये वर्ड है, ये भाई उन्हीं के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था, एंटोनी एल लुइजियर के द्वारा। इससे पहले जो लोग हैं वो केमिस्ट्री को किस नाम से जानते थे, यानी कि एल्कीमी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे भाई? एल्कीमी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो यही बनेगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। तो भाई कौन है? एंटोनी एल लुइजियर। कौन है? एंटोनी एल लुइजियर। ये एकमात्र एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने केमिस्ट्री का क्या किया, एक बहुत ही बड़ा योगदान था इनका केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल से लेके हर चीज में इन्होंने भाई एक जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, इससे पहले जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को किस नाम से जाना जाता था? एल्कीमी के नाम से जाना जाता था। एल्कीमी के नाम से, मतलब एल्कीमी के नाम से उसको जानते थे। बाद में इन्होंने फिर क्या किया, केमिस्ट्री के नाम से इन्होंने कहा कि भाई आधुनिक युग में अगर इसको जाना जाएगा तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
उसके बाद काफी बार जो है वो आपसे धातु, अधातु, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तीनों के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये है, एक मेटल है, ये नॉन मेटल होता है और ये मेटलॉइड होता है। क्या होता है? मेटलॉइड। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो तीनों में डिफरेंस तो आपको मैं बता देता हूँ, ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर। मेटल जो कि क्या होते हैं भाई? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड, यानी कि कठोर होते हैं। सभी को अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि मेटल्स सामान्यतः क्या होते हैं, तो भाई हार्ड होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं। तो लगभग यानी कि 93 जो एलिमेंट जो धातु होती हैं यानी कि मेटल होते हैं, उनमें अगर संख्या पूछी जाए तो लगभग क्या होगी आपकी? 93 जो है, ठीक है, वो धातु की संख्या तो होती है, लेकिन इनमें से भाई लगभग सारे के सारे क्या होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। हाँ, किसको छोड़ के? Hg मतलब जो मरकरी होता है उसको छोड़ के, ठीक है। मरकरी का अगर रासायनिक फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला अगर पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछे मरकरी का, तो क्या होता है? Hg होगा भाई, ठीक है। Hg की फुल फॉर्म अगर पूछे, जैसे Hg का पूरा नाम क्या होगा, तो हाइड्रागायरम होता है। क्या होता है? हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम। ये एक ऐसा नाम है जिसको मरकरी का पूरा नाम जो है भाई हाइड्रागायरम, यानी कि मरकरी का सिंबल क्या होगा? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मरकरी, यानी कि जो पारा होता है, हिंदी में मरकरी क्या बोलते हैं? पारा। पारा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा Hg। Hg का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रागायरम। क्या होता है? हाइड्रागायरम। इसमें से काफी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो कौन सी ऐसी धातु है जो कि लिक्विड मेटल के नाम से यानी कि तरल धातु के नाम से जाना जाता है, जिसको, तो भाई तरल धातु के नाम से अगर किसी को जाना जाता है ना, तरल धातु, तो तरल धातु को भी किसके नाम से जाना जाता है? मरकरी को। मरकरी, मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। Hg, ये हाइड्रागायरम, समझ गए? यानी कि मेन चीज क्या है? लिक्विड मेटल के नाम से किसको जाना जाता है? लिक्विड मेटल के नाम से जाना जाता है लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल को किसके नाम से जाना जाता है भाई? तरल धातु के नाम से। और पूछ ले कि कौन सी है, तो भाई मरकरी है, मरकरी भी है, फ्रेंशियम भी है, ठीक है, गैलियम है। ये सारे लिक्विड मेटल में काउंट किए जाते हैं, यानी कि तरल धातु के अंदर। सबसे बड़े जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर जो हैं वो हमारे पास मरकरी में पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? मरकरी में। मरकरी यानी कि जो पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Hg, और जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रागायरम। अब इसके सबसे बड़े जो है वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्यूबलाइट में किसके वाष्प भरे जाते हैं? किसके वाष्प पाए जाते हैं या भरे जाते हैं भाई, ठीक है। तो किसके वाष्प भाई? तो भाई मरकरी के। किसके वाष्प? वाष्प तो सभी समझते होंगे, वेपर्स जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्प को वेपर्स, यानी कि मरकरी के जो वेपर्स होते हैं उसको भर दिया जाता है किसमें? ट्यूबलाइट के अंदर, समझ गए? जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर मरकरी के वाष्प, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पहले आता था काफी बार कि जो बल्ब जो होता है, ठीक है, बल्ब के अंदर, बल्ब में जो जंजीर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में? फिलामेंट। यानी कि जो बल्ब के अंदर जो जंजीर होती है वो किसकी बनी होती है? तो भाई ये चीज ध्यान रख लेना, किसकी बनी होती है? वो भी टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टंगस्टन। टंगस्टन हिंदी के अंदर ये भी एक धातु ही होती है, आपको बता देता हूँ। टंगस्टन भी क्या है? एक धातु होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है भाई, ये बात ध्यान रख लेना। काफी बार आया है क्वेश्चन कि टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है? तो टंगस्टन का टेम्परेचर होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, समझ गए?
टंगस्टन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बल्ब जो होते हैं उसकी जंजीर में इसका उपयोग किया जाता है। पतली सी आपने देखी होगी, ठीक है। बहुत कम आप ये सोचते होंगे कि सर वो तो बहुत जल्दी झड़ जाती है, बेटा झड़ती नहीं है। वो क्या होता है उसका मेन रीजन कि वो पूरी रात, अगर दिन रात भी हीट होती रहेगी ना, तब भी उसका कोई टूटने का कोई कारण नहीं बनता। उसका जो कारण बनता है काफी बार क्या है, वो थोड़ा बहुत जो है हिलने की वजह से वो उसकी जंजीर गिर जाती है। बाकी कोई दूसरा उसका कोई बड़ा कारण नहीं होता कि वो हीट होके बहुत ज्यादा टूट जाती है। नहीं, हीट होके बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि पहले ही उसका जो टंगस्टन की बनी होती है वो टंगस्टन की बनी होने के बावजूद उसका जो टेम्परेचर होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है मरकरी का, ही बता देता हूं मैं। मरकरी में पूछा जाता है कि जब दांतों के अंदर, यानी कि डॉक्टरों के पास आप जाओगे, जो डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं दांतों के, उसमें जो मसाले वगैरह जो भरे जाते हैं, तो उसमें भी किसका यूज होता है भाई? तो मरकरी का। किसका यूज होता है? मरकरी, यानी कि पारा का। मरकरी ही भरी जाती है। यानी कि कहने का अभी कभी आप डायरेक्ट ये सोचो कि सर डायरेक्ट मरकरी को भर देते हैं, नहीं। उसमें किसको भरा जाता है? तो उसको भाई आपको बता देता हूं, Ag को Hg के साथ मिला दिया जाता है। Ag तो सभी को पता होगा, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। Ag मतलब होता है सिल्वर, और Hg का मतलब होता है हाइड्रोगायरम, यानी कि मरकरी, यानी कि पारा। दोनों को मिलाएंगे तो एक चिपचिपा पदार्थ बना लेता है। क्योंकि मरकरी किसी के भी साथ रिएक्शन करेगी मेटल के साथ, तो सभी के साथ वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगी, लेकिन ऐसा रिएक्शन कर लेगी कि उसको क्या बना देगी? लिक्विड बना देगी, चिपचिपा पदार्थ सा बना देती है। तो मरकरी जो है, यानी कि ये Hg जो है, जब ये रिएक्शन करेगी सिल्वर के साथ, तो बेटा वो किसका एक चिपचिपा पदार्थ सा बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। किस प्रकार का अमलगम होगा? तो सिल्वर अमलगम। क्योंकि सिल्वर को ही तो हमने मिलाया है। सिल्वर को जब पारे के साथ, यानी कि मरकरी के साथ मिला देंगे, तब एक अमलगम बनेगा। वो अमलगम क्या कहलाता है? सिल्वर अमलगम। अब वो सिल्वर अमलगम का ही प्रयोग कहाँ किया जाता है? दांतों के अंदर। दांतों के बीच में जो जगह होती है वहां पे खाली होती है वो जगह, फिर वहां पे भर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सिल्वर अमलगम, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है, हाँ सिल्वर जो है भाई, ये सिल्वर नाइट्रेट, नाम सुना आपने? सिल्वर नाइट्रेट मतदान के समय या जो इंक, यानी कि जो स्याही का प्रयोग होता है, वो कौन सी स्याही होती है? वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी इंक होती है? सिल्वर नाइट्रेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो निकलते रहेंगे, और मेनली इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर के इसका धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। कल से आपका रेगुलर जो है मैं चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा, और आप अपना चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले समझना आवश्यक है, उसके बाद इसको आप रीड करना, जो है राइट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि तरल धातु के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कि लिक्विड मेटल के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिल्वर अमलगम, यानी कि Ag को क्या बोला जाता है? सिल्वर अमलगम। सिल्वर अमलगम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाई दांतों में किया जाता है। दांतों के बीच में जो जगह खाली हो जाती है, जार वगैरह कीड़े खा लेते हैं, तो आप कहते हो मसाला भरवाना है डॉक्टर के पास से, तो भाई सिल्वर अमलगम का प्रयोग होता है वहां पे, समझ गए। यानी कि उसमें दो चीजों का मिश्रण होता है, Ag प्लस में Hg, ठीक है। Hg जो है भाई ये एक ऐसी धातु होती है, यानी कि मरकरी एक ऐसी धातु है, हर धातु के साथ रिएक्शन कर लेगी। प्लेन के अंदर इसको ले जाने के लिए, यानी कि अगर कोई कहे कि प्लेन में मरकरी को ले जा सकते हैं, नहीं, प्रतिबंधित होता है वहां पे। अगर गलती से कहीं गिर गया तो वहां पे रिएक्शन बना लेगा, चिपचिपा बना देगा सब कुछ, यानी कि पानी बना देगा। ये जो मरकरी है बहुत ही खतरनाक चीज है, वैसे काम की भी चीज है लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी धातु होती है अपने पास, उन सभी धातुओं के साथ ये क्या कर लेगी? रिएक्शन, अभिक्रिया कर लेती है और उसको लिक्विड बना देगी। इसलिए ये सिर्फ 3 ही धातु ऐसी होते हैं जिसके साथ अगर ये
मिल भी जाए ना, जैसे मैं कहता हूँ मरकरी सभी धातुओं के साथ रिएक्शन करेगी, यानी कि अभिक्रिया करेगी, सभी जितनी भी धातुओं के साथ मिलेगी उसको पानी बना देगी, लिक्विड बना देगी। लेकिन तीन ऐसे क्या होते हैं, धातु होती हैं, तीन ऐसी धातु होती हैं जिसका कहते हैं कि बाल भी कोई वाका नहीं कर सकता। वो कौन कौन सी है? वो है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। दूसरी जो धातु होती है वो है अपने पास प्लेटिनम, तीसरी जो धातु है वो है लोहा, ठीक है, आयरन जिसको बोला जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका, रासायनिक सूत्र Fe। प्लेटिनम का क्या होता है, Pt। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लेना इनको। टंगस्टन का क्या होगा, W का मतलब होता है वोल्फ्राम। क्या होता है, वोल्फ्राम। तो ये भाई टंगस्टन का, ये काफी बार ये क्वेश्चन दिया गया है कि टंगस्टन का फॉर्मूला होगा भाई, क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, तो भाई क्या होगा W। और W का पूरा नाम क्या होगा, तो वोल्फ्राम होता है, वोल्फ्राम, ठीक है। गोल्ड का भी पीछे दिया हुआ था कि गोल्ड का जो Au सिंबल होता है इसका पूरा नाम बताइए क्या होगा, Au का। तो भाई Au का पूरा नाम होता है ओरम। क्या होता है, ओरम। ये चीज आप रिपीट कर लेना, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना इनके ऊपर। तो ये तीन ऐसी धातु होती हैं जो मरकरी भी अगर इनके संपर्क में आ जाए तो इनको कहेगी कि आप आ सकते हैं भैया, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इनका कुछ भी नहीं कर सकती। कौन, ये मरकरी। तो मरकरी जो पारा जो है इन तीन धातुओं के साथ किसी भी प्रकार की रिएक्शन अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, नॉर्मल कहेगा कि ठीक है आप रहो अपने तरीके से, हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर कोई दूसरी इन तीनों के अलावा कोई अगर धातु आ गई तो उसको वो लिक्विड बना देगा। तो यहाँ पे आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कल से आपका जो है चैप्टर वगैरह टॉपिक जो है वो स्टार्ट करवा के और फिर आगे करवाएंगे। यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, फ्री ऑन पोस्ट है, कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी। और कोशिश यही चल रही है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका वीक में ज़्यादा नहीं तो 1 दिन या 2 दिन जो है उसके आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जैसे मेमोरी यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट के साथ साथ बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कुछ फुल फॉर्म हो गई, MS वर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इनसे बाहर लगभग कुछ भी नहीं आएगा आपका। डी ग्रुप हो चाहे वो फिर कोई भी है, लगभग मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं। हाँ, नया सब्जेक्ट अपना एक स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। कोशिश यही है कि आपका 15 या 17 तारीख के बाद जो है वो स्टार्ट कर देंगे, एक अच्छे तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो समझ लो इसको बेस्ट तरीके से आया होगा। थैंक यू।